चौटाला ने कहा कि यहां भी नेताओं को कुर्सी से घसीटना होगा। भारत के पड़ोस में नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। अब वही स्थिति भारत में भी लानी होगी। यहां पर भी जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर मारना होगा और कुर्सी से उतारना पड़ेगा। इसके लिए सभी लोगों को लामबंद होना पड़ेगा। और आपको याद होगा, अजय चौटाला ने पहली बार इस तरीके की बात नहीं कही है। इससे पहले भी वो इस तरीके की बात कह चुके हैं। अजय चौटाला के 65वें जन्मदिन के मौके पर रैली का आयोजन था और इस रैली में अजय चौटाला ने जिस तरीके से बातें कही हैं, ये सीधे सीधे भारत के लोकतंत्र को चुनौती है। भारत में जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया के किसी भी देश से बहुत मजबूत है और भारत दुनिया के हर बड़े देश के लिए एक मिसाल है कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद कैसे यहाँ के लोग स्मूथ पावर ट्रांसफर करते हैं। कभी कोई पेच नहीं हुआ, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। उस देश में अजय चौटाला ये कह रहे हैं कि जैसे दूसरे देशों में, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ, ऐसे भारत में भी होना चाहिए। आज समय है बदलाव का, और बदलाव कौन लोग लेकर के आते हैं? बदलाव नौजवान पीढ़ी के लोग लेकर के आते हैं। जब जब भी नौजवान ने अंगड़ाई ली, तब तब इस देश में ही नहीं, पूरे संसार में सब जगह बदलाव हुआ। हमारे यहाँ पे इमरजेंसी से पहले बिहार की धरती पर जयप्रकाश नारायण जी ने नौजवानों को एकत्रित करके उन्हें एक रास्ता देने का काम किया था। ये तो इमरजेंसी की इंदिरा गांधी को सुध बुद्धि आई और उसने चुनाव करवा दिए। जैसे ही चुनाव हुए, आपने देखा कि वो नौजवानों की अंगड़ाई, हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चे भी गलियों में झंडे लेकर के निकल पड़े। हमारे पड़ोसी मुल्कों में आपने देखा है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे नेपाल है, और चाहे वो दूसरे कंट्रीज की बात है, हर जगह लोग बदलाव के मूड में हैं। और लोगों ने ऐसे लोगों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके ना केवल पीटने का काम किया, बल्कि सत्ता से बेदखल करके अपनी सत्ता बनाने का काम भी किया है। चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, चाहे चाइना है, चाहे आपका पड़ोसी मुल्क नेपाल है। तो आज हमारे यहाँ पे भी इसी तरह के बदलाव की जरूरत है। और वीरेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। वीरेंद्र चौहान जी, आपने अजय चौटाला का बयान सुना होगा। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, उनकी ख्वाहिश है कि वैसा भारत में भी हो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय, गैर प्रजातांत्रिक, संविधान विरोधी उनकी सोच। और एक मायने में मैं अगर ये कहूं, ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने जो कहा वैसा वैसा कुछ पहले भी उनकी पार्टी के लोग, उनकी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते भी रहे हैं और सत्ता में रहते हुए करते भी रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के वो किसी जमाने की लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल, अलग अलग नाम से उनकी पार्टी इस प्रदेश में, हरियाणा में काम करती रही है। और उस पार्टी का इतिहास ये है कि जब जब वो सत्ता में आए तब तब उन्होंने नियमों को, कानूनों को ताक पर रखा। हुड़दंगबाजी की, रेहड़ियां लूटने तक के आरोप इनकी रैलियों के दौरान लगे। लूट खसोट जो भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने मचाई, वो अलग। तो वही परंपरा वो आगे कायम करना चाहते हैं। और उस परंपरा को आगे कायम करने की प्रक्रिया में जब उनको और कुछ सूझ नहीं रहा, जनता तो उनको सत्ता में चुनकर ला नहीं रही, तो अब वो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं, जहां प्रजातंत्र
गहरा नहीं, जहां संवैधानिक व्यवस्थाएं मजबूत नहीं, जहां अव्यवस्था का आलम रहा, उस अव्यवस्था के आलम को, अराजकता के आलम को वो मेरे और आपके भारत में भी लागू करने का सपना देख रहे हैं। यहां अपरिपक्वता उनकी झलकती है, उनको एहसास ही नहीं है। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, लंका हो, वहां का प्रजातंत्र और मेरे और आपके भारत का, अजय सिंह चौटाला जी के भारत का जो प्रजातंत्र है, उसमें तो धरती आसमान का अंतर है। उन्होंने इमरजेंसी की भी बात की, खिचड़ी बना दी उन्होंने सारी बातों की। आपातकाल में इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेता, उस समय की प्रधानमंत्री, उन्होंने संविधान को खूंटी पे टांग दिया था, सारे विपक्ष को भीतर जेलों में ठूंस दिया था, लेकिन उसके बावजूद भारत के लोगों ने जो प्रतिकार किया उसमें ना अहिंसा थी, ना उसमें हिंसा थी, ना अराजकता थी, ना गुंडागर्दी थी। भारत के लोगों ने इंदिरा गांधी की गुंडागर्दी, गैर संवैधानिक आचरण, उसका भी जवाब प्रजातांत्रिक ढंग से आंदोलन करके, जेलों में जाकर के अत्याचार सह करके दिया। और फिर वो दिन आया कि वोट की ताकत से उस संविधान विरोधी सरकार को गिराया। वीरेंद्र चौहान जी की परंपरा तो कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल। अजय सिंह चौटाला कुछ कहीं और बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ ये मैं एक बात जोड़ूंगा साहब, प्लीज बोलिए, बोल लीजिए कि अजय सिंह चौटाला यूं कहिए कि हताशा में उनकी राजनीतिक जमीन हरियाणा की मिट्टी से समाप्त हो गई। उस हताशा में ऐसी बातें कर रहे हैं और ऐसा कहते हुए वो भूल गए, वो पढ़े लिखे नेता हैं अजय सिंह चौटाला, सांसद रहे हैं, वो ये भूल गए कि भारत है, भारत बांग्लादेश और नेपाल और लंका। ठीक है सर। वीरेंद्र चौहान जी, केवल ढींगरा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ढींगरा साहब, सीधे पॉइंट पे आता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर सुना होगा अजय सिंह चौटाला का वो बयान, जिसमें वो चाहते हैं या वो ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि भारत में भी वो परिस्थिति बने या बनना चाहिए जैसा बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ। व्हाट्स योर टेक? क्या ऐसी चीजें भारत में संभव है, या क्या भारत उस तरीके का डेमोक्रेसी जिससे तुलना, वो जिन देशों से वो तुलना कर रहे हैं? देखिए मुझे एक बात की बड़ी हंसी आई, जिस समय अजय चौटाला और उनकी सरकार रही तो उनके साथ भागीदार उस समय कौन था? उस समय उसके साथ भागीदार थे बीजेपी वाले लोग, जो अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, यही तो भागीदार थे उस समय। बगैर भागीदार के चौटाला की गवर्नमेंट कहां बनी? ये भागीदार रहे और यही बात कर रहे हैं अजय चौटाला के ऊपर कि उन्होंने भद्दा काम किया, उन्होंने ये काम किया। जिस समय उनके बच्चे भी आए और वो डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे थे, तब भी किसके साथ भागीदार थे? इन्हीं के साथ। और ये उनके बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और जब आप भागीदार होते हो तो किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जब आप भागीदार नहीं होते तो किस तरह की बीजेपी प्रयोग करती है, ये जनता को सब दिख रहा है। और ये बात आपको भी शायद दिखनी चाहिए थी और आपको काउंटर सवाल इनसे पूछना चाहिए था कि आप लोग भागीदार नहीं थे उस सरकार के अंदर? उसी अजय चौटाला के साथ भागीदार नहीं थे क्या? ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के अंदर अभय चौटाला, अजय चौटाला और बीजेपी सारे भागीदार थे। और जिस समय इनकी सरकार बीजेपी की बनी तो उस समय अजय चौटाला जी के बेटे डिप्टी सीएम इनके साथ भागीदार थे। 11 डिपार्टमेंट दे रखे थे लूट करने के लिए। और अब जो है उन्हीं की बातें सुन के उनको ही कहानियां डाल रहे हैं। अब दूसरी बात पे आता हूं, जहां तक सवाल है देशों का और जहां तक उनके लफ्जों का, तो ये तो आप ये देखिए कि कहां कहां क्या क्या हो चुका है। नेपाल में क्या हो चुका है, बांग्लादेश में क्या हो चुका है, उन्होंने किस उदाहरण से बात करी है, क्या बात करना चाहते हैं वो मुझे नहीं मालूम, मैंने सुना नहीं है बयान। पर मैं एक चीज आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं, जो भाजपा ने देश के अंदर अराजकता का माहौल बना रखा है, जिस तरह से आज लोग मारे मारे फिरे हुए, वो सिलेंडर को गटर के नाले में से उसके अंदर पाइप लगा करके गैस लगाना चाहते हैं, और जिस तरह से बुरी हालात पूरे देश के अंदर है, जिस तरह से F3 फाइल का पूरे देश के अंदर मामला, उसके छींटे जो हैं बीजेपी के ऊपर गिर रहे हैं, उनके मंत्रियों के ऊपर गिर रहे हैं,
उसी तरीके से हरियाणा की सरकार भी लगातार गबन की और रिश्वत की और शराब की, और किस तरह से अभी जो हाल में ही आईडीएफसी का मामला आया उसको छुपाने के लिए मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं। इस तरह से माहौल बना रखा है पूरे देश का, जो अराजकता 12 साल से 11 साल से फैल रही है, उसका जो परिणाम है वो इनको भुगतना तो पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है साथ साथ कि हुड्डा साहब का 9.5 साल का वो टाइम याद करिए जब कितनी प्रगति हुई प्रदेश के अंदर। 2300 करोड़ का बजट जो था वो 68,000 करोड़ तक पहुंच गया, और क्या हाल अब बन गए कि वो सिर्फ 3-4 गुना पे रह गया। और उसके बावजूद इनकी जो हालात है वो 5 लाख करोड़ तक का लोन बैड डेप्ट कर दिया हरियाणा के अंदर, और कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना, कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा, सब लूट खसूट मची हुई है पूरे प्रदेश के अंदर। एनसीआरबी की रिपोर्ट चेक करो, कितना बुरा हाल प्रदेश के अंदर है आज। केवल ढींगरा साहब एक मिनट, मैंने सवाल पूछा अजय चौटाला के बयान पर, आपने उसको भारतीय जनता पार्टी से अलाइन करने की कोशिश की। इसमें एक पॉइंट इसमें यह भी आता है कि जिस वक्त चौटाला जी की सरकार थी, भाजपा उसमें सहयोगी थी, उस वक्त जो बच्चा पैदा हुआ होगा जब इनकी सरकार जिस दिन गई थी, वो आज 20-21 साल का होगा। अब मसला ये कि क्या उसको याद होगा, या जो उस टाइम 4 साल 5 साल का होगा, क्या उनको वो शासन याद होगा? उन्होंने यूथ को लेकर कहा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जो बात कही, जिस नोट पे आप बात लेकर गए, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके इस बयान को तुल नहीं देना चाहते, क्योंकि आप ये दिखाना चाहते हैं कि यहां पर कोई थर्ड प्लेयर नहीं है, बीजेपी के सामने कोई है तो कांग्रेस है। देखिए, जिन्होंने एक ने दूसरे को मार दिया, दूसरे ने उसको मार दिया, तो आज अजय चौटाला जी का या उनके बच्चों का कोई वजूद है ही नहीं, एक भी एमएलए नहीं है सरकार के अंदर, तो उनकी बात की कोई वैल्यू कहां है? और बीजेपी ने कहां छोड़ी उनकी वैल्यू? कुछ भी बोलते रहे, लेकिन अराजकता का माहौल पूरे देश के अंदर है। और वो उन्होंने किस संदर्भ में बात करी, ये तो मैंने आपको बोला कि वो पता नहीं किस संदर्भ में बात करी, लेकिन उसका उदाहरण मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश का उसका उदाहरण है। आज बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी वो भारत में मोदी जी ने अपने यहाँ छुपा रखी थी, लेकिन पेट्रोल डीजल अमाउंटें जो हैं आज भी बांग्लादेश के अंदर इंडिया दे रहा है। पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल सारा सिस्टम जो है इंडिया वहां पे उनको सहायता दे रहा है, और उनकी प्रधानमंत्री भारत के अंदर है। ठीक है, केवल ढींगरा साहब, एक मिनट, केवल ढींगरा साहब, मनदीप बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये प्रवक्ता हैं जननायक जनता पार्टी के। मनदीप बिश्नोई जी, अजय चौटाला बड़े सुलझे हुए नेता हैं, वो क्यों चाहते हैं कि भारत के डेमोक्रेसी का हश्र उसी तरीके से हो जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ या श्रीलंका में हुआ? ऐसा वो क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं ऐसा? देखिए, उनका जो बोलने की जो बात कही, उनको आप किसी दूसरे संदर्भ में ले, उसका बात मैं जवाब दूंगा। उससे पहले केवल ढींगरा जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि आज जेजेपी के नेताओं का कोई वजूद नहीं है, उनका कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1984 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ था, चौधरी देवीलाल जी 10 की 10 लोकसभा सीटें हार गए थे, लेकिन 87 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। केवल 5 विधायक इनके जीते थे। तो ये तो लोकतंत्र के अंदर वोटों की गिनती है, आनी जानी चीज है। आज जननायक जनता पार्टी का कोई विधायक सांसद नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी ने पिछले 3 महीने के अंदर 2 जबरदस्त रैली करके दिखाई है, जो लोग ये कह रहे थे कि जेजेपी हाशिए पर चली गई है, उन लोगों के मुंह पर करारा एक तमाचा और ताला लगा दिया गया उनकी जुबान पर कि आज जेजेपी मैदान के अंदर है। बेशक से हमारे संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी अब उस संदर्भ में बात कीजिए। ठीक है मनदीप जी, अब उस संदर्भ पे आइए। उसकी बात का जवाब दूंगा। हाँ। उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आज अगर कोई लड़ाई लड़ने में सक्षम है तो जनता को इस बात का पता चल चुका है कि जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे ले जाना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय सिंह चौटाला जी और जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो जननायक चौधरी देवीलाल जी को अपना सर्वस्व मानता है, वो सबके सब जनता के लिए संख्यों की जननायक चौधरी देवीलाल जी ने एक ही बात सिखाई थी कि अगर आप सत्ता में हैं तो सेवा करो, अगर आप विपक्ष में हैं तो जनता के लिए संघर्ष करो। और संघर्ष के अंदर जो नेता जब जाता है
जनता के बीच में जब जाता है तो उसकी समस्याओं का पता लगता है। आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा, पिछले वित्त जो केंद्रीय बजट आया था उसमें किसान की जो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसके 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया था। आज 1 साल से ज्यादा का समय मनदीप जी सीधे पॉइंट पे आइए, वो किस संदर्भ में कह रहे थे? मैं उसी पर आऊंगा। सरकार की जो इस तरह की बेकायदियां हैं, आज तहसील में जाइए, जो रिश्वत बिल्कुल नहीं होती थी, आज वहाँ 50,000 और 1 लाख रुपए से कम रिश्वत में काम नहीं होता। आम आदमी थाने में जाता हुआ घबराता है। नहीं सर, आप जाए, आप नहीं इन सब चीजों, आपके नेता क्या चाहते हैं कि इन सब चीजों का एक प्राकृतिक, एक सिंबॉलिक सिस्टम है। जब भी नहीं तो सर आप मनदीप भाई सुनिए मनदीप जी, आपके नेता क्या चाहते हैं कि कबीर कुटीर में 500,000, 10,000, 20,000 लोग चढ़ जाए और उनको हटा दे सैनी साहब को, और यहाँ लोक कल्याण मार्ग में चढ़ जाए भारत के 50,000, 1 लाख आदमी, अब मोदी साहब को हटा दे? हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि जब जनता इस प्रकार से आक्रोशित होगी इनके बेकायदियों से, इनके भ्रष्टाचार से, तो निश्चित तौर पर जनता सड़कों पर उतरेगी, और जब सड़कों पर उतर करके संघर्ष करेगी तो आने वाला जो चुनाव होगा, इनको ना तो इनके उम्मीदवार मिलेंगे। चलिए सर, ठीक है। अब किस संदर्भ में उन्होंने कहा वो जाने, लेकिन उनको ये संदर्भ भी क्लियर करना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, कि वोट के जरिए सत्ता से हटाया जाएगा या फिर अराजकता फैलाकर